नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ जिले के अरनोद पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं अरनोद राजमहल के उत्तराधिकारी कर्नल जयराज सिंह। हम इनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे क्या कुछ अरनोद राजघराने का इतिहास रहा है और क्या कुछ प्रतापगढ़ और अरनोद का आपस में संबंध रहा है और इनकी जो सेवाएं हैं, जो इन्होंने फौज में अपना जीवन और फौज की सेवा में गुजारा है, तो कैसा इनका फौज में सेवा का अनुभव रहा है और किस तरह से आज ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसको लेकर हम पहुंचे हैं। और कांठल की आवाज़ के तमाम दर्शकों के लिए हमने इनसे बातचीत करने के लिए काफ़ी कुछ सोच रखा है। तो हम इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं सर कि क्या कुछ आपका फौज के प्रति आपकी सेवा रही है और किस तरह से आपने भारतीय फौज में अपनी सेवाएं दी है। तो सबसे पहले कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ पर आपका स्वागत है और हम इंटरव्यू की श्रृंखला चालू करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इसके मार्फत सब अरनोद और प्रतापगढ़ के लोगों से मुखातिब होने का। कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ चैनल है और इसमें काफ़ी लोगों के पहले भी इंटरव्यूज़ आ चुके हैं और उसी श्रृंखला में आज मैं भी अपना योगदान दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पुराने इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा इतिहास जो अपने पूरे के पूरे भारतवर्ष में रहा है, अपना स्थान रखता है, वो है मेवाड़ का राजघराना। मेवाड़ के राजघराने के अंदर महाराणा मोकल हुए थे, जिनके सबसे बड़े पुत्र बाद में बने महाराणा कुंभकर्ण उर्फ कुंभा। उनके छोटे भाई वो थे महारावत खेमकर्ण उर्फ खेमा। महारावत खेमा ने एक अलग राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से वो इस इलाके में आए थे और शुरू में देवगढ़ के अंदर जो है अपनी राजधानी स्थापित करके और इस प्रतापगढ़ का जो राजघराना प्रतापगढ़ का राजघराना का प्रारंभ हुआ था। इसी खानदान में बाद में प्रताप सिंह जी हुए और प्रताप सिंह जी जो हुए थे वो प्रताप सिंह जी ने फिर प्रतापगढ़ जो है बसाया था और फिर प्रतापगढ़ के अंदर जो है यहाँ की राजधानी शिफ्ट हो गई थी। इसी श्रृंखला के अंदर शुरू में तो मैंने बताया खेमकर्ण, उसके बाद में उनके लड़के हुए सूरजमल, उनके लड़के हुए बाघरावल। जब लड़ाइयाँ हुई है मेवाड़ के अंदर, तब यहाँ से भी फौजी दस्ते जाकर के उस लड़ाई के अंदर अपना योगदान दिया है। जैसे कि महाराणा सांगा के अंदर जो बाबर के खिलाफ लड़ाई हुई थी, खंडवा की लड़ाई, उसके अंदर भी यहाँ से जो है पूरे के पूरे नुमाइंदे गए थे और उन्होंने अपना योगदान दिया था। जब महाराणा सांगा जब शहीद हो गए, उनकी पत्नी रानी कर्मावती ने जब अपने चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा के लिए योगदान मांगा, तब महारावत बाघ सिंह जी वहाँ जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी और रानी कर्मावती ने जोहर किया और लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए और उनकी छतरी आज भी पाडनपोल चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाहर जो है अभी भी स्थापित है, जहाँ लोग भी पूजा करते हैं। तो ये माना जाए कि मतलब जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है वहां तक भी प्रतापगढ़ का इतिहास जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि तो परिवार एक ही है। बड़ा भाई जो है वो रह गया मेवाड़ के अंदर और छोटा भाई जो है उसने आकर के और एक बिल्कुल स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो प्रतापगढ़ एक स्वतंत्र रियासत रही है और प्रतापगढ़ का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है। हालांकि हम मेवाड़ राजघराने से ही निकले हुए हैं। बिल्कुल उनसे निकले हुए हैं और इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया। और इसी श्रृंखला के अंदर मैं अरनोद की बात करूं तो इसी के अंदर जब छोटा भाई इसी खानदान से लाल सिंह जी जो हुए, उनको ये पूरा अरनोद का ठिकाना दिया गया। लाल सिंह जी ने सुरक्षा लिहाज से जो अपनी राजधानी है उसने लाल सिंह जी ने अपने ही नाम से लालगढ़ के अंदर एक किला बना करके और वहाँ उन्होंने राजधानी रखी। तो जैसा कि प्रतापगढ़ की राजधानी एक तरह से देवगढ़ कही जाती थी, उसी तरह से ये अरनोद की राजधानी लालगढ़ हुई। लालगढ़ में रहे और उनके लड़के हुए अर्जुन सिंह जी, उनके लड़के हुए कुशाल सिंह जी, कुशाल सिंह जी के लड़के हुए रघुनाथ सिंह जी। इसी प्रकार से जब राजघराना चलता गया पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतापगढ़ का, तो वहाँ पर हुए थे महारावत उदय सिंह जी। उनके कोई संतान नहीं थी
उस संतान नहीं थी, तब गोद सबसे बाद में निकले हुए जो भी थे वो थे लाल सिंह जी। तो लाल सिंह जी के पड़पोते को उन्होंने रघुनाथ सिंह जी को गोद दिया और रघुनाथ सिंह जी बने उदय सिंह जी के बाद में अगले महारावत। उनके दो लड़के हुए, बड़े लड़के मान सिंह जी वो रह गए प्रतापगढ़ में, और छोटे लड़के गोवर्धन सिंह जी उनको दिया गया वापस अरनोद ठिकाना। अच्छा, तो अरनोद मतलब प्रतापगढ़ एक रियासत थी जिसके अंदर अलग अलग ठिकाने थे, उसका एक अरनोद भी ठिकाना था। तो इस तरह से कितने ठिकाने प्रतापगढ़ रियासत में मतलब हो सकते अरनोद हैं? में बहुत सारे ठिकाने रहे थे, जिसमें से मैं मुख्यतः सालमगढ़ है, रायपुर है, धमोतर है। सबसे पहले निकले हुआ ठिकाना था धमोतर और सबसे बाद का निकला हुआ ठिकाना है अरनोद। सारे प्रतापगढ़ रियासत से निकले सारे हुए हैं। प्रतापगढ़ के अलग अलग ये ठिकाने हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर महाराज की उपाधि थी उनको, महाराज गोवर्धन सिंह जी वो निकले, उनको ये दिया गया ठिकाना। उनके लड़के हुए महाराज भीम सिंह जी मेरे फादर, और उनका मैं लड़का हूँ, और मेरा छोटा भाई है चंद्रमौली सिंह। जब ये राजशाही ख़त्म हो गई तो उसी जो हमारी जो परंपरा रही है लड़ाई की और लड़ाई में हिस्सा लेने की, और उसी परंपरा को रखते हुए मेरे पिताजी ने हमारे को प्रोत्साहन दिया, और उसी प्रोत्साहन के बल पर मैं और मेरा भाई हम दोनों ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी। तो फौज में जाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ यहाँ है। से शुरू हुआ। और ज़रूरी है कि जब हमारा परिवार हमेशा से मेवाड़ का और प्रतापगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए सैन्य शक्ति के तौर पर उभरा था, तो उसी परंपरा के अंदर हमने सोचा सबसे उपयुक्त काम सैन्य शक्ति का ही रहेगा, और इस प्रकार से हम दोनों सैनिक स्कूल के अंदर हमारा दाखिला हुआ। सैनिक स्कूल के लिए परीक्षा होती है, परीक्षा पास करके हम वहाँ गए, वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद में उस ज़माने में 11वीं के बाद में फिर परीक्षा हुई, और हम जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर गए। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना में है, जहाँ पर हमने 3 साल की ट्रेनिंग पाई, और साथ में हमारे को डिग्री मिली बीएससी की। और उसके बाद में 1 साल की ट्रेनिंग मैंने पाई देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इस प्रकार से 1976 में मैं सेना के अंदर अफसर नियुक्त हुआ। 1976 से लेकर के और 2000 तक मैंने सेना में सेवाएं दी। उस दौरान लड़ाई में हिस्सा लेने का मेरे को मौका लगा, जिसके अंदर शुरुआती के अंदर सियाचिन की लड़ाई थी। बहुत ही ऊंचाई के ऊपर जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ मेरे को मौका मिला। और मैं श्रीलंका जब फ़ौज गई थी, श्रीलंका के अंदर फ़ौज में हिस्सा बन करके मैं वहाँ गया था। आतंकवाद की लड़ाई हुई पंजाब में, आतंकवाद की लड़ाई हुई कश्मीर में, वहाँ मेरे को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंत में कारगिल की लड़ाई में भी मेरे को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं, कारगिल युद्ध काफ़ी चर्चित रहा है, और हालांकि देश की सेनाओं द्वारा जो भी युद्ध किए गए उसमें हमने विजय श्री हासिल की है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि कारगिल युद्ध में जो हुआ था उसका क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, और उस दौरान आपकी ड्यूटी कहाँ थी, और जो कारगिल युद्ध का घटनाक्रम चला था वो कितने दिनों का था, और आपके द्वारा उसमें क्या सेवाएं दी गई, जो आपकी जो टुकड़ी थी उसमें? मैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा का हिस्सा था, और ये जो अलग अलग विक्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा है, वैसे काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स विक्टर है। ऐसे अलग अलग जो है वहाँ पर फौजी दस्ते जो है वो कारगिल के इलाके में तैनात थे। कारगिल की लड़ाई के अंदर वैसे आज के दिन सबको तकरीबन इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में मैं बताऊं, कारगिल की लड़ाई में मुख्यतः कारण ये रहा कि जब बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो ये परंपरा रही है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फ़ौज की कि जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से सनी हुई जो होती है ना पोस्टें, उन पोस्टों को खाली करके और वो पीछे यानी विंटर पोस्चर के अंदर पीछे आकर के और पीछे वाले पोस्ट को ऑक्यूपाई कर देते हैं। अच्छा, जो बर्फ का एरिया होता है उसको उसको खाली छोड़ करना पड़ता करके है। और पीछे आ जाते हैं अच्छा। जहाँ कम बर्फ़ होता है, और वो भी अपने पोस्टों को छोड़ करके पीछे आ जाते हैं। ये परंपरा चली आ रही थी। उसी परंपरा के अंदर नॉर्मल रूटीन में हमारी भी फ़ौज पीछे आ गई, लेकिन हुआ ये कि जो हमारे द्वारा पोस्ट खाली करी गई थी
वहाँ पर एक धोखाधड़ी के तहत पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने आकर के और उन पोस्टों को ऑक्यूपाई कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया। अच्छा, तो अपनी पोस्ट जो खाली अपन ने करी थी बर्फ के चलते, हाँ, उसको उन्होंने कब्जा उन्होंने कर लिया। कब्जा कर लिया। ओके। और कब्जा करने के बाद में जो है इसके बारे में उनको कानो कान खबर नहीं लगने दी। लेकिन जब वहाँ पर गडरिए भीड़ चलाने वाले उन्होंने देखा कि ये हमेशा ये पोस्टें खाली रहती हैं, कि वहाँ पर हरकत कैसे हो रही है, तो उन्होंने आकर के सूचना दी हमारे कमांडरों को, हमारे हमारी फ़ौज को। तब हमें पता पड़ा कि हमारे द्वारा खाली की गई पोस्टें जो है वो वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज आके बैठी हुई है। तो आप ये महसूस करेंगे कि अगर पहाड़ी ऊंचाई के ऊपर कोई आके बैठ जाए तो उसको वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपन जाएंगे नीचे से ऊपर और वो ऊपर से फायरिंग करेगा। ऐसे में फिर भी हमारे शुरुआती हमने जो हमले किए अलग अलग पोस्टों को खाली कराने के लिए, उसमें हमें इतनी सफलता नहीं मिली। तब हमें जो है निर्णय लेना पड़ा। हमने जो है प्रधानमंत्री से जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारे को एयरफोर्स की मदद के लिए भी हमारे को परमिशन दी जाए। तो एयरफोर्स की मदद दी गई, क्योंकि इलाका तो हिंदुस्तान के सरहद के अंदर ही था, हिंदुस्तान की सरहद के अंदर ही था। और वहीं पर जो है अपने हिंदुस्तान की सरहद के अंदर इन पोस्टों के ऊपर एयरफोर्स द्वारा बम्बार्डमेंट का हमारे को आदेश परमिशन दी गई। अब बम्बार्डमेंट जब होगा तो क्या होगा कि वहाँ जो बैठा हुआ दुश्मन है वो क्या करेगा कि वो एकदम डाउन चला जाएगा, तो वो अपने हथियारों से हमारे जो ऊपर चढ़ने वाली फौज के ऊपर वो फायरिंग नहीं कर पाएगा। ये एयरफोर्स का फायदा है। अच्छा, वो छत से मतलब उन एयरफोर्स के वो द्वारा जब बम एयरफोर्स भरी बम्बार्डमेंट करेगी हाँ। उस समय अगर हमारी फौज ऊपर जाएगी तो वहाँ से जो है फायरिंग का जो है खतरा ना कम रहेगा। वो खतरा कम हो जाएगा। हालांकि आर्टिलरी होती है, तोप खाना होता है, उससे भी फायरिंग होती है, लेकिन एयरफोर्स की और कारगर फायरिंग होती है। तो उन अपने ठिकानों को उस ठिकाने को ही टारगेट करके वो फायरिंग की जाती उन होगी। ठिकानों को टारगेट करके फायरिंग होती है। अब जब भी हमारी जब फौज आगे चलती है ना, तो क्या है आगे से आगे फायरिंग का सिलसिला होता रहता है, ताकि क्या है कि अपने को रास्ता मिलता रहे। वो जो है अपने को कवर मिलता रहे, अपन आगे चलते रहे। अपने अर्नोद और प्रतापगढ़ के लिए गर्व की बात है कि इस जो थल सेना की लड़ाई है उसके अंदर मैंने हिस्सा लिया, और जो वायु सेना की तरफ से जो बम्बार्डमेंट किया गया वो मेरा छोटा भाई है चंद्रमौली सिंह, वो पायलट था। उसने भी जो है वो बम्बार्डमेंट उन पोस्टों के ऊपर किया। ऐसे करके और कारगिल की लड़ाई के अंदर हमने जो है बड़ी मुश्किल से उनको बाहर खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद में हमने उन पोस्टों को वापस ऑक्यूपाई किया। इसके अंदर हालांकि काफ़ी जवान शहीद तो हुए, लेकिन हमने अपने जो पोस्टों को खाली करके और जो पहले की स्थिति थी जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर हम लोग वापस तैनात हो पाए। तो काफी अच्छी जानकारी आपने कारगिल युद्ध को लेकर जो आंखों देखी है वो हमारे दर्शकों को बताइए। अब मैं थोड़ा एक मेरा सवाल है कि प्रतापगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैसे आपने फौज में सेवाएं दी है, तो यहाँ पर फौज में जाने के लिए लोगों में थोड़ा जागृति का अभाव है, तो हमारे दर्शकों को हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरह से फौज में जाया जा सकता है और किस तरह से एक व्यक्ति को यदि फौज में जाना है तो उसे क्या कुछ करना चाहिए और उसे किस तरह से उसके प्रयास करने चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा है कि हमारे इस प्रतापगढ़ का इतिहास ये रहा है, चाहे यहाँ के क्षत्रिय कौम हो और चाहे यहाँ के आदिवासी भाई हों, किसी न किसी समय जो भी लड़ाई मेवाड़ में हुई है तो यहाँ के दस्ते जा कर के और अपना पूरा उन्होंने लड़ाई में योगदान दिया। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या कारण है कि आज के दिन वो लड़ने वाली जो कौम है, वो लड़ने वाली कौम जो है अपना योगदान भारतीय सेना में क्यों नहीं दे रही है, भारतीय सशस्त्र सेना में। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मेरे दिमाग में जब ये बात आई कि मेरे को सशस्त्र सेना के अंदर हिस्सा बनना है, ये इरादा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अगर किसी को फौज में जाना है। बाकी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हाँ, मतलब इरादे मजबूत होने चाहिए इरादे रास्ते में मजबूत लेने होने के। चाहिए, फौज में सेवाएं देने का जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा है तो सब चीज़ें खुल जाएगी। मैं जिस ज़माने में हमको नहीं पता था कि कैसे फौज में जाते हैं, हमने खुद ने ढूंढा कि कैसे जाना है। हमने खुद ने ढूंढा कि सैनिक स्कूल जो है नया नया 1962 में खुला था, और हम 1966 में मैंने ज्वाइन किया है।
अब तो क्या है कि सैनिक स्कूल एक नहीं या दो है, 2-3 सैनिक स्कूल हैं अपने राजस्थान के अंदर। ऐसे हर स्टेट में सैनिक स्कूल हैं। तो यहाँ हम हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर हमारे क्षेत्र में से अगर कोई फौज में जाना चाहता है तो उसको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और मिलिट्री स्कूल अजमेर में भी जाकर ट्राई करना चाहिए। अफसर बनने के लिए जो तरीका है वो है कि सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है कि उसी प्रकार की पढ़ाई, उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इनमें जाने के लिए जो जो यूपीएससी के द्वारा परीक्षाएं होती है उसमें आपका पास होना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं आप सैनिक स्कूल में ही जाएं, लेकिन वहाँ जाने से माहौल जो है वो एनवायरमेंट उसी प्रकार का होगा। ये बात है अफसर बनने के लिए। अब रही बात जवान की। जवान के लिए आज के ज़माने में 10वीं 12वीं के बाद में अलग अलग वैकेंसियाँ होती हैं। आप अगर वेबसाइट के अंदर देखेंगे तो आपको ये अखबार के अंदर विज्ञप्तियाँ निकलती हैं, उसके माध्यम से आपको पता पड़ सकता है कि आपको अगर फौज में ज्वाइन करना है, जो जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें अगर आप जो है क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो स्कूल के अंदर लोग करते ही हैं, उसी स्टैंडर्ड के अंदर आपकी अगर अच्छे आप पढ़ाई के अंदर हैं तो आप पास हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल काम कौन सा वाला है? दौड़ का, फिजिकल ट्रेनिंग का। तो ये मुश्किल काम जो दौड़ का है, इसके लिए जो जो युवा हैं उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और युवाओं में अगर ये जज्बा है कि मेरे को फौज में जाना है तो उसे सुबह जल्दी उठ करके और दौड़ लगा करके और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यानी फिजिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है आदमी का। तो हम यहाँ पर एक बात और पूछना चाहेंगे कि जिसे जो लोग प्रतापगढ़ क्षेत्र में से जाना चाहते हैं और जो प्रतापगढ़ से फौज में जाना चाहते हैं, उन लोगों को आगे लाने के लिए, क्योंकि आप रिटायर्ड कर्नल हैं और आप से अभी भी चाहते हैं कि लोग यहाँ से आगे बढ़ें, तो आपके स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों तक वो भी बात पहुँचे कि क्या कुछ किया जा सकता है? मैं देखो 2000 में रिटायर हुआ और यदा कदा मैं अरनोद गांव में आता रहा, लेकिन अब मैं करीब 2015 से मैं लगातार यहीं पर हूँ। और मैंने इसी ख्वाहिश के साथ कि यहाँ के युवा थोड़े प्रेरित हों फौज में जाने के लिए, जितने भी यहाँ स्कूल्स हैं आसपास के, उन स्कूल में मेरे को जब भी निमंत्रण मिला मैं वहाँ गया। उनके वार्षिक उत्सव के अंदर मैंने वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनसे बातचीत करी, उनको प्रोत्साहन दिया कि आप फौज में जा सकते हैं। आज के अंदर न केवल युवा लड़के बल्कि लड़कियाँ भी फौज में जा सकती हैं। मैंने उनको प्रेरणा दी, मैंने उनको समझाया कि आपको परीक्षा पास करने के लिए अपने आप को, आप पढ़ाई करते हो, परीक्षा पास कर भी सकते हो अच्छे नंबर से, लेकिन रही बात फिज़िकल ट्रेनिंग की, आपको अपने आप को फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। फिज़िकल ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि बच्चों के समूह सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके उनको भागना पड़ेगा। अपने प्रतापगढ़ से बहुत कम बच्चे हैं जो कि फौज में हैं, लेकिन इसकी तुलना में झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, इन इलाकों से बहुत लोग जो हैं फौज में हैं। आप उन गांवों के अंदर क्या है कि सुबह सुबह लड़के और लड़कियां निकल जाते हैं दौड़ के लिए, और दौड़ के लिए निकल करके प्रैक्टिस करते हैं। अब आप जब जाओगे फौज में भर्ती होने के लिए तो आपका जो कंपटीशन है वो किससे होगा? उन बच्चों से होगा। जब तक ऐसा माहौल नहीं होगा कि अपन जो है अपने आप को इस प्रकार से ट्रेनिंग दें कि हम उस दौड़ के अंदर भी अव्वल आए। तो कुल मिला के देखा जाए तो एनवायरनमेंट की कमी है। प्रतापगढ़ में युवा है, काफ़ी यहाँ पर संभावना है। तो हमें, हमारे तमाम दर्शकों को हम यही बात बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में एक ऐसी पहल शुरू की जानी चाहिए, एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर सरकारी स्तर पर नहीं पर निजी स्तर पर ही कोई सैनिकों के लिए, कोई बच्चों की प्रेरणा के लिए, कोई बच्चों को सैनिक स्कूल तक पहुँचने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए और लोगों में जागृति लानी चाहिए, क्योंकि देश की सेवा सबसे ज़रूरी है। और आज हम जिनके साथ बैठे हैं उन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में हिस्सा लिया है, तो थोड़ा सा अभिभावकों को भी यहाँ पर जागृत होना पड़ेगा और अभिभावकों को अपने बच्चों को फौज में जाने के लिए उनका मानसिक रूप से उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्वयं अभिभावकों को तैयार होना पड़ेगा और यहाँ की युवा शक्ति को भी आगे आना होगा। साथ ही यहाँ के बच्चों को जो देश की सेवा में जाना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने के प्रयास सरकारी स्तर पर भी हो और निजी स्तर पर भी हो, एनजीओ के माध्यम से हो। हम ऐसी ही कामना करते हैं और ऐसी ही चाहत के साथ हम
हमारे साक्षात्कार का समापन करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और क्षेत्रवासियों के लिए यदि आप और कोई खास मैसेज देना चाहें तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम केवल एक ही बात कहूँगा कि सैनिक से संबंधित कोई भी महकमा अपने प्रतापगढ़ में नहीं है। हमने कोशिश करी और हमें सफलता मिली। 1 बीघा ज़मीन हमने सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए अलॉट करवाई है प्रतापगढ़ के अंदर। अगर राजनीतिक शक्ति हुई और राजनीतिक जो है हमारे को सपोर्ट मिला तो मुझे पक्का यकीन है आज नहीं तो कल वहाँ पर सैनिक विश्राम गृह, और भविष्य में अगर हमारे प्रतापगढ़ से तादाद सैनिकों की ज़्यादा हो गई तो सैनिक कल्याण कार्यालय भी यहाँ खुल सकता है। ऐसे ही संस्था खुलने से ज़रूरी है कि लोगों को एक प्रेरणा के लिए कोई न कोई एक जगह मिलेगी जहाँ पर कि वो फौज से संबंधित अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे और फौज में जाने के लिए प्रेरित होंगे। हम यही चाहेंगे कि सैनिक विश्रांति गृह जो प्रतापगढ़ में बनने वाला है, इसमें सिर्फ वो काम भी हो जो बच्चों को प्रेरणा दे सके, उसके लिए भी एक उचित एनवायरनमेंट तैयार किया जाए, उसके लिए पूरी रचना बनाई जाए। क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सेना को लेकर और सेना में जो काम करने को लेकर, सेना में भर्ती होने को लेकर जानकारी बच्चों को दी जाए और देश प्रेम की और सेना में जाकर और देश की सेवा करने का जज्बा जगाया जाए। इसी के साथ आज हम आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांठल की आवाज़ प्रताप। बहुत बहुत